सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन यूनिट नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लो एक बार। आपके सामने एक कवर पेज बना हुआ है, तो इसके अंदर हम बिल्डिंग बाय लॉज, एनबीसी रेगुलेशंस, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ेंगे। तो पूरा अपना जो यूनिट है वो केवल 3-4 टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट इज़ बिल्डिंग बाय लॉज, एनबीसी रेगुलेशंस, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है देखो। बिल्डिंग बाय लॉज एंड एनबीसी रेगुलेशंस, तो द रूल्स एंड रेगुलेशन framed by town planning authorities covering the requirement of building, ensuring safety of the public through open spaces, minimum size of rooms and height and area limitation are known as building bylaws। मतलब वो रूल्स रेगुलेशन जो कि कौन फ्रेम करता है, टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ फ्रेम करती हैं। ठीक है ना, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को कवर करते हुए, और उसके अंदर पब्लिक की सेफ्टी भी इंश्योर होती है। ठीक है ना, उसके अंदर जो आपका मतलब मिनिमम स्पेस में आपके जो रूम्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, हाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, एरिया का लिमिटेशन भी होता है। ठीक है ना, तो इन सबको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बायलॉज, या फिर ये जो सब चीज़ें जिस चीज़ के अंदर आती हैं, जिनको प्रिपेयर किया जाता है टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ द्वारा, इसको बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग्स एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गेट डिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग एंड बेटर प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। मतलब रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है, जो कि बहुत लार्जली रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है ना, बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है ना, फॉर्मुलेट किए जाते हैं बिल्डिंग की ग्रोथ के लिए, और टाउन और सिटीज़ की क्या हो, प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर प्लानिंग हो। अगर ये सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन इन्फोर्स नहीं किए जाएँ, अगर ये लागू नहीं किए जाएँ, तो जो ऑनर्स होते हैं, बिल्डिंग के ऑनर होते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मन चाह के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे एमिनिटीज़ हो गया, वेंटिलेशन हो गया, प्राइवेसी हो गया, ठीक है, उनको क्या करेंगे, अनफॉलो करेंगे। ठीक है, और आसपास के लोगों को क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है ना, आसपास के लोगों का डिस्टर्बेंस मतलब नेबर जो हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी है, ठीक है ना, उनको डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, डेकोरम, डिसेंसी, डिग्निटी, सब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज काइंड ऑफ रूल्स। ठीक है, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं बिल्डिंग बायलॉज में, दैट आर सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, एस्थेटिक्स, कन्फर्मिटी। मिनिमम प्रोविजंस डिजाइन फ्रॉम नेचुरल बिल्डिंग कोड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस डिज़ाइन किए गए हैं, किस के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा, प्रोटेक्ट करने के लिए किस को, जो कि घरों में इनमेट्स रहते हैं उसको, नेबर्स को, ठीक है ना, और जो पब्लिक आसपास की पब्लिक रहती है उसको। ठीक है ना, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फायर एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनल बिल्डिंग कोड हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1970 बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो एनबीसी डेवलप हुआ था वो 1970 में डेवलप हुआ था। किसने डेवलप किया था इसको डेवलप किया था इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। क्यों, जिससे कि यूनिफॉर्म बिल्डिंग क्या हो, रेगुलेशन बनते रहें या फिर मेंटेन होते रहें, जो ये यूनिफॉर्म बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं वो। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, द बिल्डिंग बाय लॉज एंड रेगुलेशंस शुड बी एनफोर्स्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, पहला, अलाउज डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग एंड टाउन्स एंड प्रिवेंट हैपेजार्ड डेवलपमेंट। मतलब एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक ग्रोथ होना चाहिए बिल्डिंग का, ठीक है ना, ये टाउन का, जो कि हैपेजार्ड डेवलपमेंट को करती है, दूर करती है। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ बायलॉज यूजुअली अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, नॉइस, हेल्थ हैजार्ड, स्ट्रक्चर फेलियर। मतलब ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं, ठीक है, जो कि अपने क्या हो, फायर के अगेंस्ट सेफ्टी के प्रोवाइड कराएं, नॉइस के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, हेल्थ हैजार्ड के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, स्ट्रक्चर फेलियर होते हैं उसके अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराएं। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्लानिंग। मतलब इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराएं स्पेस का, जिससे कि जो प्लानिंग हो रही हो उसकी एफिशिएंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पीपल हु लिव इन द बिल्डिंग। और जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ड्यू टू दीज बाय लॉज ईच बिल्डिंग विल हैव प्रॉपर अप्रोचेज, लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन। अगर ये बिल्डिंग बाय लॉज हैं तो हर बिल्डिंग प्रॉपर लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन इजीली अवेलेबल हो पाएगा। दे गिव guidelines to the architect or engineer in effective planning and useful in pre-planning the building activities। मतलब ये गाइडलाइंस जो दी जाती है किसको, आर्किटेक्ट को और किसी इंजीनियर को, जैसे कि जो हमारा बिल्डिंग की प्री प्लानिंग हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो। ठीक है,
उसके बाद द स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर स्पेसिफाइड विच गिव स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ फॉर द बिल्डिंग। कुछ अपने स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं जो कि अलग अलग मेंबर को क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और बिल्डिंग की लंबी लाइफ प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशंस क्या है, तो इसका मतलब है ये वो रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। पहला हमारा क्या है, प्रोविजंस फॉर मीन्स ऑफ एसेस। मतलब क्या हो गया कि जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग से जो रोड है उसकी एक डिस्टेंस होनी चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो अगर 3 स्टोरीज बिल्डिंग है तो वो होना चाहिए 3.6 मीटर, ये सेंटर से डिस्टेंस है। और अगर 5 मीटर है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टोरीज है वो कितनी है, 3 से ज़्यादा है, इट कैन बी 4, 5 एंड सो ऑन। दिस क्लियर एसेस लीड्स फ्रॉम द स्ट्रीट टू द एंट्रेंस डोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जो ये एसेस है, ये डिस्टेंस है, वो डोर से होना चाहिए, किसके, बिल्डिंग के डोर से, ठीक है। और जो एसेस है प्रॉपर उसके अंदर क्या रोशनी होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, जिससे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, पर्टिकुलर वेदर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, ठीक है। आसपास की बिल्डिंग को, मतलब आसपास दो बिल्डिंग बनी हुई है तो उनको एक दूसरे से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, ठीक है, अदर देन पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, तो जो उनकी विड्थ होती है, उनकी विड्थ कम से कम 12 मीटर तो होनी चाहिए। सेकंड क्या है, लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज या बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कंट्रोल लाइन। तो देखो इसको समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। देखो ये आपके सामने यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपके सामने, इसको हम बोलेंगे क्या, ये है हमारी बिल्डिंग लाइन। ये हमारी कौन सी है, बिल्डिंग लाइन, या फिर इसको बोलेंगे हम फ्रंटेज, या फिर हम उसको बोलेंगे फ्रंटेज। ये हमारी सेंटर लाइन ऑफ द रोड है, ये हमारी सेंटर लाइन ऑफ द रोड है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगी हमारी लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, ठीक है। ये हमारा रेजिडेंशियल लोड है, ये हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग इस बिल्डिंग लाइन के आगे बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो मैंने बना रखी है, ये जो है, ये मेरी फैक्ट्री या फिर सिनेमा हॉल है, ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं। तो इनकी डिस्टेंस सेंटर लाइन से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, व्हीकल्स का आवागमन होता है, या फिर लोग बाग आते हैं आसपास यहाँ पर, तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में सेंटर लाइन से डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक बिल्डिंग की, तो पब्लिक बिल्डिंग के केस में सेंटर लाइन से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो सेम थिंग इज रिटन, सी हेयर, देखो यहाँ पर बिल्डिंग्स फ्रंटेज इज द मार्जिन टू बी लेफ्ट बियॉन्ड द एक्सट्रीम एज ऑफ द रोड, जिसको हम राइट ऑफ वे भी बोलते हैं, टू द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग लाइन इंक्लूडिंग एक्सकेवेशंस फॉर फाउंडेशंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और बालकोनी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग लाइन रिफर्स टू द फ्रंट लाइन अप टू विच अ बिल्डिंग कैन लॉफुली एक्सटेंड। मैंने बताया ना कि जो हमारी बिल्डिंग लाइन थी, ये मेरी जो बिल्डिंग लाइन है, ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग लाइन है, इसके आगे हम अपनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वही लिखा हुआ है, कैन लॉफुली एक्सटेंडेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेटबैक और द फ्रंट जो बिल्डिंग लाइन। तो ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेटबैक या फिर फ्रंटेज लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसमें देखो इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग सच एज सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्रीज, द बिल्डिंग्स attract more number of people and vehicles, as such more space is required. Hence the building should be set back a further distance away from the building line. The line which accounts for this extra margin is called as control line. तो मैंने बता चुका हूँ आपको, जैसे मान लो ये मेरी सिनेमा हॉल बना हुआ है, ठीक है, ये मान लो मेरा सिनेमा हॉल है, ये सिनेमा हॉल है, ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताना चाहा है ये, जैसे मान लो दिस इज़ माई वॉट, ये मेरी कौन सी लाइन है, ये मेरी सेंटर लाइन ऑफ द रोड है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे फैक्ट्री या फिर मान लो यहाँ पर सिनेमा हॉल बने हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्हीकल ज़्यादा आएंगे, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन से सेंटर लाइन की लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन, और कंट्रोल लाइन से सेंटर लाइन की लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। लिमिट ऑफ मतलब इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ बिल्डिंग लाइन और इसको लिमिट ऑफ कंट्रोल लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, आई क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग के लिए अलग अलग प्लॉट साइज दे रखा है, उसकी अलग अलग फ्रंटेज दे रखा है, तो आप इसको याद कर लेना, डायरेक्ट याद करने का होता है। नेक्स्ट है हमारा कवर्ड एरिया और बिल्टअप एरिया, इसको समझते हैं। देखो इस डायग्राम समझते हैं इस चीज़ को। देखो ये मेरा जो ABCD है, ये मेरा ABCD है, ये है मेरा प्लॉट एरिया, पूरा प्लॉट एरिया, मतलब जिसमें हमारा प्लॉट बनने वाला है, ठीक है। ये प्लॉट एरिया टोटल। इसके बाद जो मेरा EFGH है इंक्लूडिंग थिकनेस, EFGH है इंक्लूडिंग थिकनेस, इसको हम बोलेंगे बिल्टअप एरिया। ये मेरा क्या हो गया, बिल्टअप एरिया पूरा। और जो ये अंदर वाला पार्ट बच गया, इसको हम बोलेंगे कारपेट एरिया।
और जो ये वाला पार्ट है जो बाहर है बिल्डअप एरिया के, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन स्पेस। आप ही समझो इस चीज़ को, आप ही समझो। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो मैंने क्या बताया है आपको यहाँ पर, मैंने ये बताया कि जो मेरा ये वाला पार्ट है, जो मेरा ये वाला पार्ट है ABCD, जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा, ये हो गया मेरा कौन सा, प्लॉट एरिया ABCD। जो मेरा ये वाला पार्ट है इंक्लूडिंग थिकनेस, इसको हम बोलेंगे बिल्टअप एरिया। ये मेरा जो प्लॉट कौन सा पार्ट EFGH, ये मेरा कौन सा होगा, बिल्टअप एरिया, ठीक है। और जो मेरा अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्या, कारपेट एरिया। ये मेरा कौन सा होगा, कारपेट एरिया। और जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट जो बच गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ओपन स्पेस। ये कहलाएगा मेरा क्या, ओपन स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे मान लो बिल्टअप एरिया निकालना है और मुझे यहाँ पर टोटल एरिया दिया हुआ है और ओपन स्पेस दिया हुआ है, मुझे अगर मान लो ये निकालना है, तो टोटल एरिया में से अगर मैं ओपन स्पेस माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बिल्टअप एरिया आ जाएगा। या फिर मैं कारपेट एरिया, इस कारपेट एरिया के अंदर मैं वॉल की थिकनेस को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर भी बिल्टअप एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया की दोनों डेफिनेशन है। If we add thickness of the wall in the carpet area, then that area will be known as built-up area. Or if we subtract open spaces from the plot area, that it will be also known as built-up area. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो दिखाता हूँ आपको मैं, the same thing is written here। देखो यहाँ वही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, the built-up area is the constructed area of the building which includes wall thickness, बता दिया। Therefore, built-up area is the area रिमेनिंग आफ्टर डिटेक्टिंग ओपन स्पेस फ्रॉम द प्लॉट एरिया, ठीक है। बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया इज द कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ द आउटर वॉल्स एंड द ऑफ द बिल्डिंग। कारपेट एरिया कौन सा एरिया होता है जिसपे हम कारपेट बिछा सकते हैं, इट इज़ द एरिया इनक्लोज विद इन द वॉल्स, एक्चुअल एरिया टू ले द कारपेट। दिस एरिया डज नॉट इंक्लूड द थिकनेस ऑफ द इनर वॉल्स, मतलब ये वो वाला एरिया हो गया जहाँ पे अपना कारपेट हम इजिली बिछा सकते हैं। इसके अंदर हमारी वॉल की थिकनेस बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है किससे, IJKL से, ठीक है। उसके बाद यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये 200 मीटर स्क्वायर एरिया है प्लॉट का, तो जो बिल्टअप एरिया है वो 66.66% से ज़्यादा नहीं होगा। उसके अगर एरिया ऑफ प्लॉट 200 से 500 तो बिल्टअप एरिया 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मेरा प्लॉट एरिया 500 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो मेरा बिल्टअप एरिया 40% से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मेरा एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो मेरा बिल्टअप एरिया 33.33% से ज़्यादा नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, बिल्टअप एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने रखते हैं, आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो और हम बिल्डिंग बायलॉज और रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से घरों में रहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तभी आप बाहर निकलिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो आप बाहर निकलते हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है तो यू कैन बी contact in a coronavirus. So be safe, stay at home, take care, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा टाइम चल रहा है पढ़ने का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।